नमस्कार दोस्तों, भावेश मैथ्स गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स के बारे में। और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भी घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, ठीक है ना, छिन्नक है, अर्धगोला है, उसकी क्या क्या स्थितियां हो सकती है, उसके फॉर्मूले किस प्रकार से हमारे को याद रखना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए। चलिए अब आज की इस क्लास में हम लोग उसके ऊपर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए सर देखिए, हम लोग एक घन की समस्त कोरों की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखिए हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है उसको देखें। हमारा प्रश्न कह रहा है समस्त कोरों की लंबाई, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब इस 36 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे चाहिए। अब मुझे बताइए, जो घन के बारे में हमारी बात हो रही है, ठीक है ना, और घन और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर? हमारा फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। अब गलती पता है क्या हो जाती है? हमारी गलती ये हो जाती है कि 6 तो है और a के स्थान पर जो मान रखा जाता है उस a के मान को हम लोग 36 रख देते हैं, और ये गलती हो जाती है सर। इसको ध्यान देना, यहाँ पर ये कोर नहीं है। हमारा जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें ये क्या है? समस्त कोर है। और आपके दिमाग में, आपकी जानकारी में होना चाहिए समस्त कोर है, यानी कि घन में क्या लिखा था हम लोगों ने? हमने स्टेटमेंट लिखा था घन में समान लंबाई की 12 कोरें होती है। घन में समान लंबाई की 12 कोरें होती है। और जब समान लंबाई की 12 कोरें हैं तो आपके जानकारी में क्या हुआ सर कि 12 कोर अगर है तो उस 12 कोर की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो इसलिए एक कोर कितने की हो गई? तो दिमाग में आए कि 36 में 12 का भाग देने पर एक कोर 3 सेंटीमीटर की होगी, और ए का मान आपको 36 नहीं रख करके ए का मान आपको केवल क्या रखना है? 3 रखना है। ये इस प्रश्न के अंदर विशेष बात है। और 9 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा? 54 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भाई डायरेक्ट अप्रोच थी सर, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², लेकिन a का मान क्या है? एक कोर है, न कि 12 कोरें। और प्रश्न आपको 12 कोरों की लंबाई 36 देता, तो एक कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और एक के स्थान पर जब 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का गुणा 54 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनाकार पासों को उनके पृष्ठों से चिपकाने पर बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखिए हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर बी ज्वाइन with their surface, find the total surface area of a new formed figure। अब देखिए सर, घन से घन को जोड़ना, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला पासे को जोड़ना। अब उस पासे को आप दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए, या तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो एक घन है आपका, ठीक है, मैं इस घन का निर्माण कर रहा हूं, और इस घन के साथ में एक दूसरा घन मैं यहां पर जोड़ने की बात कर रहा हूं पृष्ठों के साथ में। तो ये इस प्रकार से है ना, अगला जो घन मैं बना रहा हूं, ऐसा ये घन हम लोगों ने बना लिया, ठीक है ना। और जब मैंने इसको जोड़ दिया तो देखिए ये दो घन आपके यहां पर आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मान लिया घन के ऊपर घन रख करके जोड़ा जाए, हमारी स्थिति ये है, एक घन ये मैंने बनाया इस प्रकार से, और इस घन के ऊपर अगर मैं दूसरा घन रखता हूं और उसको जोड़ने की बात करता हूं, तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है सर? ये स्थिति हो गई, और इसके ऊपर इस प्रकार की स्थिति, ठीक है ना। तो अब ये घन के ऊपर जब घन रख करके जोड़ा तो कुल मिलाकर के आपके दिमाग में एक चीज आए कि भाई तीन जो डायमेंशंस है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से केवल एक ही डायमेंशन डबल होने वाली है। अगर पास पास में रख करके जोड़ा तो एक और एक लंबाई जो है 2 हो गई सर, ठीक है। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई ये आपकी फिक्स रही, एक एक रही। अगर मैंने एक के ऊपर एक रख करके जोड़ा तो लंबाई और चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ऊंचाई 1 + 1 2 हो गई। तो तीन में से किसी एक डायमेंशन में बदलाव करना है, समझ गए? ये इस प्रश्न की खास बात रही। तो चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो यहां पर लंबाई जो हो जाएगी वह 2 सेंटीमीटर हो गई, ऐसा मान लेते हैं। चौड़ाई जो है आपकी 1 सेंटीमीटर हो गई, और ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जब आप देख रहे हैं तो इस प्रकार की, जहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, तो जो बनने वाली आकृति है वो घनाभ है। और घनाभ के लिए
टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा है 2LB + BH + HL। ठीक है, और जैसे ही वैल्यूज को आप रखते हैं तो 2LB लंबाई और चौड़ाई का गुणा 2, BH चौड़ाई ऊंचाई का गुणा 1 और ऊंचाई लंबाई का गुणा 2, तो कुल मिलाकर के 2 2 4 1 5 का 2 से गुणा हुआ 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपके दिमाग में आ गया होगा भी किस प्रकार से इसको सॉल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक ठोस शंकु की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, यानी शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है 50, आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। शंकु को आधार के समांतर और आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटकर दो भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिए, शंकु इस प्रकार से बात कर रहा हूं, ये आपका शंकु है और इसकी जब शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये पूरी ऊंचाई आपकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, इस शंकु को काट दिया, आधार के समांतर और आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा। इसका मतलब ये नीचे वाली जो ऊंचाई रही ये तो प्रश्न के हिसाब से 20 सेंटीमीटर हमारी हो गई, और ऊपर वाली जो ऊंचाई रही ये कितने सेंटीमीटर बच जाएगी, ये आपकी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का शंकु था ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से उसको जब काट देंगे तो नीचे का हिस्सा 20 सेंटीमीटर का, ऊपर का हिस्सा 30 सेंटीमीटर होगा। दोनों भागों के आयतन का अनुपात कितना होगा, मुझे इस आयतन की बात करनी है V1 और इसकी बात करनी है V2। ध्यान दीजिए सर, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर है ना बहुत डिटेल में इस बारे में बात की थी कि अगर 2 भाग 3 भाग 4 भाग करते हैं तो हमारी स्थितियां क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग उस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, मैं सीधा इसको सीधी सी बात करना चाहता हूं आपसे, आयतन का अनुपात कितना होगा, तो मुझे बताइए ऊपर की ऊंचाई कितनी है, ऊपर की ऊंचाई 30 है सर, इसको ध्यान देना। तो 30 होने का मतलब मैं आयतन की बात करूंगा तो 30 के क्यूब की बात करूंगा। ठीक है, 30 का मतलब क्या हो गया सर, 30 का क्यूब, क्यों आयतन है, भुजा क्यूब है तो 30 का आपको क्यूब करना है। और नीचे वाला हिस्सा, तो पता लगा कि नीचे वाला हिस्सा पूरा कितना है 50 है, और 50 में से ऊपर का हिस्सा कम हो गया है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं 50 के क्यूब में से ऊपर का हिस्सा 30 का क्यूब कम कर दूंगा, ये मेरे प्रश्न का परिणाम हो जाएगा सर। वापस ध्यान देना, ऊपर के हिस्से की ऊंचाई 30 होने पर आयतन के लिए 30 का क्यूब किया गया, और माइनस में क्या किया गया, यहां पर पूरी ऊंचाई 50 है तो 50 में से ऊपर का कम कर देंगे 30, तो यही तो होगा। तो इसको आपको 20 नहीं लिखना है, 50 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं सर, इसको सॉल्व करने पर 3 तिया 9 तिया 27, 3 को 3 बार लिख के गुणा किया और 3 जीरो पीछे हो गए आपके। और इसी प्रकार से 50 का क्यूब यानी 5 5 5 का गुणा 125 और पीछे 3 जीरो, और यहां पर हो गया सर 27,000। ठीक है, सॉल्व करने पर हमारा परिणाम रहा 27,000 अनुपात, इसको हल किया तो 98,000। ठीक है, 98,000 27 कम करने पर तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए सर, और आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया 27:98। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आ गया होगा सर। 8 9 17 3 और 9 12 27:98 का अनुपात रहने वाला है। चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं, वापस से ध्यान देना, अगर मान लिया मैं इस प्रकार से नहीं करता हूं, वैसे करना चाहिए हमें कि ऊपर की ऊंचाई 30 है तो पहले मैं 30 का क्यूब करूंगा, आयतन के लिए 30 का क्यूब करूंगा, क्षेत्रफल के लिए 30 का स्क्वायर करूंगा। अभी इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं और रिपीट भी करूंगा ताकि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से के लिए 20 का क्यूब नहीं करें, विशेष बात, टोटल 50 में से ऊपर का हिस्सा 30 कम करना, यानी 50 के क्यूब में से 30 का क्यूब कम करना, तो 27:98 का अनुपात। दूसरी बात कि आपके जानकारी में यह भी होगा सर कि भी समान ऊंचाई से अगर मैं इसको काट लेता हूं तो समान ऊंचाई से काटने पर हमारी स्थिति क्या बनती है, उसका अनुपात वॉल्यूम का 1 और 6 का पहाड़ा जोड़ते हुए अपने प्रश्न का परिणाम होगा। अभी स्थितियां क्या है, अभी स्थितियां हैं कि ऊपर का हिस्सा जो है 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और नीचे वाला शंकु का जो हिस्सा है काटने के बाद वो 20 सेंटीमीटर का है। तो बताइए 30 और 20 का आपका HCF क्या बना, यानी 30 और 20 में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन निकाली जा सकती है, या ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग दिया जा सकता। तो पता लगा 30 और 20 का HCF जो है वो 10 है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कर दिया, ऊपर 10 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कर दिए, कुल मिलाकर ऐसा हुआ, यानी शंकु के कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए। ये आपका V1 हुआ, ये V2 हुआ, ये तीसरा हिस्सा V3, और ये यहां पर चौथा V4 और V5। और गौर कीजिए
यहां से बेसिकली काट रहे हैं। ये तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार समान ऊंचाई के हिस्से हम लोगों ने कर लिए थे, बाकी शंकु का वास्तव में टुकड़ा यहां हुआ है। अब मुझे बताइए, अगर मैं बराबर लंबाई के हिसाब से 10-10 के हिसाब से टुकड़े कर लेता तो बताइए आयतन का अनुपात क्या होता? आयतन का अनुपात 1, 6 जोड़ने पर 7, 12 जोड़ने पर 19, 18 जोड़ने पर 37 और उसके बाद में 61। ये आपका रिजल्ट होता। अब आप जब देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाले हिस्से में ये 3 हिस्से शामिल हैं। 10, 10, 10 के 3 टुकड़े हैं, 1, 2 और ये 3। ये 3 टुकड़े शामिल है, तो 3 अनुपात को इकट्ठा करना। और नीचे जो 2 हिस्से हैं हमारे, ये चौथा और पांचवा, ये 2 हिस्सा है, तो इन दोनों को इकट्ठा करना। तो 19, 20 और 7 कितना हो गया? 27। और 37 और 61 की जोड़ करने पर 7 और 1 8, 6 और 3 9, 27 अनुपात 98। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपके दिमाग में प्रश्न आ गया किस प्रकार से करना है। चलिए इसी प्रश्न को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, है ना। इस प्रयोजन से एक ठोस शंकु की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई 90 दे दी इस बार और आधार की त्रिज्या 50 कर दी। शंकु को आधार के समांतर और शीर्ष से क्रमशः 90 सेंटीमीटर ऊंचाई में 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दूरी से काट दिया गया। आयतन का भी और वक्र पृष्ठ का दोनों का अनुपात मुझे चाहिए। चलिए मैं यहां से बात करूंगा। देखिए हमारे पास में शंकु है, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से शंकु की मूल रूप से आपकी ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई मूल रूप से 90 सेंटीमीटर है। प्रश्न के हिसाब से क्या कर दिया हमने? 2 टुकड़े कर रहे हैं 20 और 50 सेंटीमीटर पर। कहां से? शीर्ष की ओर से, यानी शीर्ष से 20 सेंटीमीटर नापा और एक टुकड़ा कर दिया ऐसा, 20 सेंटीमीटर पर उसको काट दिया। उसके बाद में 50 सेंटीमीटर नापा और एक टुकड़ा और कर दिया हम लोगों ने ऐसा, 50 सेंटीमीटर माप का। तो चलिए आपका प्रश्न कह रहा है इनके आयतन का अनुपात क्या है और इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या? वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया के आयतन के अनुपातों की बात कर रहा है। चलिए सर मुझे बताइए, जब पहले प्रश्न की बात करेंगे, आयतन के अनुपात की बात करेंगे, तो कुल मिलाकर क्यूब की बात आपको करनी होगी। चलिए सबसे पहले देखें ऊपर का हिस्सा क्या है। ऊपर का हिस्सा 20 है, तो मुझे लिखना पड़ेगा सर 20 का क्यूब। ये ध्यान देना, अनुपात। अब बीच वाला हिस्सा, तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसमें से ये घटेगा तब बीच वाला हिस्सा आएगा। टोटल लंबाई, टोटल ऊंचाई 50 है, उसमें से ऊपर का 20 कम कर दिया, काट दिया है, तो ये वाला हिस्सा जो है कब आएगा? जब मैं 50 के क्यूब में से 20 के क्यूब को कम कर दूंगा, घटा दूंगा। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा कब आएगा? तीसरा हिस्सा तब आएगा कि जब ये पूरी ऊंचाई आपके 90 है और 90 में से ये ऊंचाई 50 कम कर दी गई, घटा दी गई, तब जाकर के ये हिस्सा हमारे पास में आया। तो तीसरे हिस्से के लिए 90 के क्यूब में से हम लोग ऊपर का 50 का क्यूब कम कर देंगे। इस माध्यम से हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं सर, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 का क्यूब यानी कि बेसिकली 3 जीरो है, 2 2 2 का गुणा 8 और 3 जीरो ऐसा हो जाएगा। 50 की बात जब हम लोग करते हैं तो स्थिति क्या बन रही है सर हमारी? 5 5 और 5 का गुणा 125 के बाद 3 जीरो है और ये आपका 8000 है, ठीक है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9 का क्यूब, 9 9 और 9 का गुणा करने पर 729 और 3 जीरो पीछे रहेंगे और 5 का 3 बार लिखकर गुणा करने पर 125 और 3 जीरो रहेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, यही उत्तर है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये तो रहा सर हमारा 8000, इसको कम करने पर, ठीक है, तो 3 जीरो आपके हैं, तो ये 3 जीरो हो गए सर। 8 और 7 15 हो गया, ठीक है, हासिल 1 और ये 11। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट रहा है, ठीक है। 117 8 125। और जब मैं इधर की बात करूंगा तो ये आपका 1 2 और 3 जीरो रहे, 9 में से 5 गया, 4 रहा, 0 रहा और ये 6 रहा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा सर हमारा, और आपका उत्तर क्या आ गया सर? हमारा जो आंसर रहा वह रहा 8 अनुपात 117 अनुपात 604। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर, ठीक है सर। और अगर मैं चाहूं तो इसको लंबाइयों की, ऊंचाइयों के हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं सर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इस प्रश्न में दूसरा हिस्सा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कॉन्सेप्ट आपका यही लगने वाला है, लेकिन जब आयतन में पावर 3 लगी तो आप वक्र पृष्ठीय यानी क्षेत्रफल की जहां बात होगी तो पावर 2 लगेगी। तो कुल मिलाकर के ऊपर का हिस्सा 20 है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, हमको 20 का स्क्वायर कर दूंगा। बीच वाला हिस्सा पता लगा, इस 50 में से इस 20 को कम करना है,
तो 50 में से 20 को कम करने का मतलब 50 स्क्वायर में से 20 के स्क्वायर को कम करना है। और तीसरा हिस्सा पता लगा कि ये वाला हिस्सा है तीसरा हिस्सा, है ना, और उस हिस्से के लिए पूरी ऊंचाई 90 के स्क्वायर में से मुझे 50 जो कि हम लोग काट करके अलग कर चुके हैं उसको आपको कम करना है। ठीक है जी। तो चलिए सर यहां पर 20 के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर 2 का 2 से गुणा 4 और 2 ही जीरो लगेंगे। यहां पर 5 का स्क्वायर 25 2 जीरो माइनस 4 2 जीरो अनुपात जब 90 की बात हम लोग करते हैं तो 9 और 9 का गुणा 81 के बाद 2 जीरो और यहां पर हो गया 25 के बाद 2 जीरो। चलो सर कैलकुलेशन देख लेते हैं। 400 तो रहेगा आपका, ये रहा सर 400 अनुपात। अब 2500 में से 400 कम करने पर कितना रहा 2100 और अनुपात ये 2 जीरो हो गए और यहाँ पर 6 और 5 11 हासिल 1 3 और 5 8, है ना। कैलकुलेशन जरूर देख लें सर आप। ये 55 और 25, 55 और 5 70 20 90, ठीक है मेरे हिसाब से। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 55 और 5 60 है, बिल्कुल ठीक है ना। 55 5 60 और 20 80 और 81 मेरे हिसाब से सही है सर, है ना। 5 2 7 8 1, ओके सर। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे और हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ सर 4 अनुपात 21 अनुपात 56। ये आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 12 है। यानी आपका जो प्रश्न कह रहा है यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो कि हम x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये 12 सेंटीमीटर आपके पास में है और विकर्ण d आपका 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है। हमने इस फॉर्मूले को कल डेराइव भी किया था और मैंने आपको कहा था कि अगर फॉर्मूला सीधा याद है तो हम चुटकी बजाते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे, अदरवाइज आपको वर्ग करते हुए उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल यहां पर बात कर रहा हूं, घनाभ के बारे में बात कर रहे हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की बात होती है। एक्स स्क्वायर का मतलब यहां पर किससे है सर, मैं उसको दोबारा से डिटेल में बात कर रहा हूं। एक्स का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है और इस प्रश्न में वह है 12 का स्क्वायर और डी का मतलब है 5 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर 12 का 12 से गुणा 144, 5 का स्क्वायर 25 का 2 से गुणा 50 और कम करने पर घटाने पर कितना हो जाएगा सर 94 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। 4 9 और 5 14, ठीक है ना। 44 मतलब ये हो गया सर 50 और 4 94, बिल्कुल ठीक है ना। कैलकुलेशन सर एक बार आप भी अपने स्तर पर देखते रहना, है ना, कि भाई गणनाओं के अंदर त्रुटि के अंदर कई बार जो है बोलते 44 है लिख देते हैं वहां पर 54, इस प्रकार की, है ना, कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको इग्नोर करना और अपने स्तर पर उसको आप सुधार लेना। ठीक है जी। 4 9 और 5 14, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक घनाकार पात्र की भुजा 20 सेंटीमीटर, इसमें कितना लीटर पानी आएगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न ने क्या क्या दिया, लीटर कितना पानी आएगा, यानी मुझे यूनिट का कन्वर्जन भी करना है। तो चलिए सबसे पहले देखें। सबसे पहला देखो अभी तक के प्रश्न थे उसमें आपको शब्द दिया था आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से, लेकिन अब आपके पास में न क्षेत्रफल शब्द है और न आयतन शब्द है। आप अपने दिमाग में पहले बात करेंगे कि हमको निकालना क्या है, क्योंकि जब तक निकालना नहीं आएगा तो अपना फॉर्मूला आप लगाओगे किस चीज का। तो प्रश्न कहता है टंकी में या उस घनाकार पात्र में कितना पानी आएगा। तो जब पानी आएगा यानी अंदर की बात हुई, भाई पात्र में पानी कहां होगा, उस पात्र के अंदर होगा, और जब अंदर की बात है तो आयतन की बात आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इस प्रश्न के लिए आयतन की बात करेंगे और आयतन का फॉर्मूला है a क्यूब भुजा क्यूब 20 क्यूब। और जब 20 क्यूब की बात कर रहे हैं तो अपना रिजल्ट क्या रहा सर 8000 सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है, हमारी जानकारी में होगा कि भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इस 8000 में 1000 का भाग देना होगा और जैसे ही 1000 का भाग देता हूं 3 जीरो कट गया और हमारा उत्तर क्या हो गया सर 8 लीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कारण कि भाई 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर है, 2000 घन सेंटीमीटर 2 लीटर होगा, 3000 घन सेंटीमीटर 3 लीटर होगा और 8000 घन सेंटीमीटर क्या होगा 8 लीटर के बराबर होगा। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है देखते हैं।
एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई और चौड़ाई आपके पास में है, यानी घनाभ का आकार है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, उसकी गहराई या ऊंचाई भी होगी। और प्रश्न कहता है लंबाई टंकी की और चौड़ाई 6 मीटर और 5 मीटर है। इसमें 72,000 लीटर पानी आता है। देखिए यूनिट कन्वर्जन यहां भी करना पड़ेगा, 72,000 लीटर की बात है, तो यहां नहीं चलना है, मुझे क्या करना होगा, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और बताओ टंकी की गहराई कितनी है। तो मुझे बताइए इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं, प्रश्न ने कहा आयतन है, आयतन कितना है, 72,000 लीटर है। और आप यहां पर ध्यान करेंगे एक मीटर क्यूब जो होता है वह 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 72,000 लीटर क्या हो गया सर, 72,000 लीटर का मतलब है 72,000 में 1000 का भाग देना है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और हमारा रिजल्ट रहा 72 मीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से यूनिट का कन्वर्जन आपको करना होगा। वापस ध्यान देना, एक एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई 1000 लीटर 1 घन मीटर। तो देखो इस प्रकार से 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब है, इसलिए 1 लीटर की बात करूंगा तो 1/1000 की बात कर दूंगा सर। समझ गए बात को, यहां पर 1000 लीटर से आप मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जिसको बदलना चाह रहे हैं वो लेफ्ट के अंदर आप बदलना चाह रहे हैं लीटर को, तो लीटर वाला आंकड़ा लेफ्ट में रखा, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब हो गया। उसके बाद में 1 लीटर 1000 का भाग देते हुए 1/1000 मीटर क्यूब हो गया। और मुझे क्या चाहिए सर, 72,000 लीटर की बात करूंगा। तो 1/1000 गुणा 72,000, तो वापस से देखिए सर, तो 72 अपना आंकड़ा आ गया। जैसा भी आपको लगता है, आपको लगता है भी सीधा आप कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि भाई यूनिटरी मेथड जिसको आप एक एक नियम कहा करते हैं उसके माध्यम से करें। तो 72,000 लीटर का मतलब हो गया सर 72 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, LBH आपका फॉर्मूला है। प्रश्न कहता है लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 5 और इसकी गहराई h आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न टंकी की गहराई h ऊंचाई की बात कर रहा है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो h का मान हो गया 72/5 और 6 का गुणा 30। मैं ऐसा करता हूं पहले केवल और केवल इसको 3 से काट लेता हूं, वैसे कटता तो 6 से भी है लेकिन मैं काट केवल 3 से रहा हूं। तो 3 से 24 बार और 3 से काटने पर 10 बार और 24 में 10 का जैसे ही भाग देंगे तो टंकी की गहराई कितनी हो गई सर, 2.4 मीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। यानी बेसिकली जो पिछले 2 प्रश्न हम लोगों ने देखे उसमें यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। पिछले प्रश्न में घन सेंटीमीटर से मीटर में बदलने की बात कर रहे थे और 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है। और इस प्रश्न में यहां पर उल्टा प्रोसेस हो रहा है और इसमें आपको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। तो लीटर आपके 72,000 थे, 1000 का भाग देते हुए 72 मीटर क्यूब आपका रिजल्ट हो गया। और 72 मीटर क्यूब आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का फॉर्मूला आपका लगा, उसमें वैल्यूज को रखने पर h का मान 2.4 मीटर के बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमारा अगला प्रश्न है, एक घनाभ की आसन्न सतहों का क्षेत्रफल अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना है। देखिए प्रश्न सीधा सीधा है, डायरेक्ट अप्रोच का है। आसन्न सतहों का क्षेत्रफल आपके पास में है, अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में है और मुझे घनाभ का आयतन चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हमारा सीधा उत्तर है, डायरेक्ट है। आसन्न, हमने इस चीज को पढ़ा है सर, है ना, आसन्न सतहों का क्षेत्रफल ABC, आसन्न सतहों का क्षेत्रफल ABC होने पर आयतन कितना होगा सर। हमारा जो आयतन होता है वह घनाभ का रूट ABC के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हुआ क्या, इस प्रश्न में ABC को अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा बदल दिया गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, रूट में अल्फा, बीटा, गामा। और ध्यान देना वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का अभिप्राय 1/2 घात से होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, अल्फा, बीटा, गामा की घात 1/2। ये आपका उत्तर हो गया सर। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा की घात 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि भी ये चीज भी आपके दिमाग में आ गई कि भी क्या कैसे करना है डायरेक्ट अप्रोच। अगर डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं तो फिर जो है आपके दिमाग में चाहिए अल्फा कौन है, पता लगा कि अल्फा जो है एक सतह यानी लंबाई चौड़ाई का गुणा है, बीटा कौन है दूसरी सतह चौड़ाई ऊंचाई का गुणा हो जाएगा,
गामा कौन है, तीसरी सतह, उसका क्षेत्रफल ऊंचाई लंबाई का गुणा हो जाएगा। इन तीनों समीकरणों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने पर अल्फा बीटा गामा बराबर, गुणा करने पर इस स्थान पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, वर्गमूल करने पर हमारी स्थिति रूट में अल्फा बीटा गामा बराबर एल बी एच, और ये जो एल बी एच है यही आपका वॉल्यूम है जो कि मैंने यहाँ पर सीधा यूज किया है। तो अगर आपको लगता है कि सीधा याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये प्रोसेस आपका रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक ग्रेनाइट के गोले का व्यास 70 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब किससे हुआ, व्यास का मतलब डायमीटर से हुआ। किसका व्यास है, एक स्क्वायर का व्यास है ना, 70 सेंटीमीटर डायमीटर है। इस पर 12 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर दर से पॉलिश कराने का कुल खर्चा क्या है। मुझे क्या करना है, पॉलिश कराने के खर्चे की बात करनी है, तो पॉलिश कराना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर कुछ नहीं दिया हमें, ठीक है, क्षेत्रफल या आयतन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। तो आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और बताएंगे कि भाई हमारा प्रश्न क्षेत्रफल की बात करता है या आयतन की बात कर रहा है। पॉलिश करना है, रंग करना है, पेंट करना है, ये सब सतह की बात हो रही है। और जब सतह की बात होती है तो हमारा प्रश्न किसका होता है, हमारा प्रश्न क्षेत्रफल का होता है। तो मुझे कुल मिलाकर के यहां पर गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और गोले का क्षेत्रफल का मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए सर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया की बात करनी है। और आपकी जानकारी के लिए गोले के दोनों क्षेत्रफल एक जैसे होते हैं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में कोई अंतर नहीं होता है। वक्र पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस कारण से जो है केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया जाता है। तो आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये रहा सर 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुणा 35। बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो चलिए वापस से, आर जो है वो 35 हो जाएगा, कारण क्या है कि व्यास हमारे पास में है 70, तो मुझे इसका आधा करना है। तो 70 का आधा कितना हो गया, त्रिज्या 35। चलिए कैलकुलेशन, 7 के पहाड़े से 35 5 बार कट जाएगा, और जब मैं इसको गुणा करता हूं तो 22 का 5 से गुणा हो रहा है सर 110, ठीक है ना, और 110 का 4 से गुणा 440, 35 का मैं गुणा कर रहा हूं तो 35 का 4 से गुणा हो रहा है 140, ठीक है, और हासिल लग गया 14, और 35 का फिर 4 से गुणा 140 और 14 कितना हो गया 154, इतना वर्ग सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आएगी। वापस से सर मैं कैलकुलेशन को दोबारा से देख लें। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 22/7, 35 और 35 त्रिज्या आपकी होनी चाहिए। 7 के पहाड़े से 35 कट जाएगा 5 बार। जब मैं गुणा करता हूं, देखो इधर 5 का 4 से गुणा हो गया 20, 22 का 35 से गुणा, 22 पंजा 110, हासिल लग गया 11, 22 तिया 66 और 11 हो जाता है 77, और 20 से जब आप इसका गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो आपके हो गए, और 77 का डबल जो हो गया वो 154 हो गया। तो कैलकुलेशन हम लोगों ने जो किए वो बिल्कुल ठीक है। ये हो गया सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे चाहिए 12 रुपए 100 वर्ग सेंटीमीटर के भाव से उस पर होने वाले खर्चे की बात करनी है। तो चलिए अपने प्रश्न का आंसर कुल खर्चे के बारे में हम बात करते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, 15,400 जो है उसका किससे गुणा करेंगे, 12 से, और किसका भाग देंगे 100 का, क्योंकि 12 रुपया खर्चा है, किसका है 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है 12/100 है, तो 12 से गुणा करते 100 का भाग देना। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, 12 चौक 48 है ना, हासिल लगा 4, 12 का 5 से गुणा 60 और हासिल का 4 64, हासिल 6, 12 और 6 कितना हुआ 18। तो कुल खर्चा 1,848 रुपए का होगा। यानी बेसिकली प्रश्न पढ़ने के साथ में हमें क्या समझ में आना था कि हमारा प्रश्न क्षेत्रफल की बात करता है या हमारा प्रश्न आयतन की बात करता है, ये चीज आपके दिमाग में आ जाए। पेंट, पॉलिश, वार्निश, रंग करना है, ये निश्चित रूप से सतह की बात करता है, और जहां सतह की बात करता है इसका मतलब क्या है, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकल जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, गोला है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद में जो खर्चा है 12/100 से गुणा कर देंगे, और 1,848 रुपया अपने प्रश्न का परिणाम आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सर्कस का एक तंबू शंक्वाकार है। देखिए तंबू की बात हो रही है, टेंट की बात हो रही है, सर्कस टेंट शंक्वाकार कोनिकल फॉर्म की बात हो रही है। आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। देखिए मैं तंबू का निर्माण करता हूं, यानी इस प्रकार से सर्कस का एक तंबू है जिसमें आधार की त्रिज्या
है ना, बेस रेडियस 7 मीटर की बात कर रहा है और इसकी ऊंचाई ये वाली है जो कि 24 मीटर की बात हो रही है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है तंबू के निर्माण में लगने वाले कपड़े की लंबाई कितनी होगी यदि कपड़े की चौड़ाई 4 मीटर हो। देखिए यहां पर कपड़े की बात कर रहा है, फिर से हमारा प्रश्न न क्षेत्रफल शब्द की बात करता है न हमारा प्रश्न आयतन शब्द की बात करता है। तो लगाओ दिमाग पर जोर कि भाई क्या करना चाहिए मुझे। भाई सर्कस का तंबू निर्माण, और तंबू निर्माण करते समय कपड़ा कहां लगेगा, पता लगा कि केवल सतह पर लगेगा तो क्षेत्रफल की बात होगी। पहली चीज ये होनी चाहिए, सतह से संबंधित प्रश्न है, क्षेत्रफल का प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका अपने आप से होना चाहिए कि भाई ये जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण पृष्ठीय है या ये क्षेत्रफल हमारा वक्र पृष्ठीय है। अगर नीचे वाला वृत्ताकार भाग शामिल है तो संपूर्ण पृष्ठ है और वृत्ताकार भाग शामिल नहीं है तो वक्र पृष्ठ है। तो पता लगा कि भाई तंबू का जो कपड़ा होगा वो केवल ऊपर की ओर कोनिकल शेप के अंदर लगने वाला है, नीचे जो है कपड़ा नहीं लगने वाला है, तो इसका मतलब केवल वक्र पृष्ठीय है। ठीक है, तो मैं इस प्रश्न को हल करता हूं कि यहां पर शंकु की बात कर रहे हैं और शंकु के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी। चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, ये आपका सूत्र है। अब देखिए वापस मैं इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन के साथ में बात कर रहा हूं कि मुझे यहां पर एल चाहिए, गलती आप नहीं करेंगे। और हमें क्या चीज दे रखी है, हमें केवल और केवल आर का मान और एच का मान दे रखा है ऊंचाई, और ये एल का मान मेरे पास में नहीं है। तो सबसे पहले आप एल को ज्ञात करने वाले हैं और आप इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय की बात करने वाले हैं। और अगर आपकी जानकारी में है कि 7 24 के साथ में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की तीसरी संख्या 25 होती है, तो आप एल का मान सीधा सीधा यहां पर 25 आपके द्वारा सोचा जा सकता है। और अगर इन केस पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा। और मैं यहां से बात करूंगा कि एल स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर और एच स्क्वायर का मतलब है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो 9 और 6 15 हासिल 1, 8 और 4 12 हासिल 1, 5 और 1 6। तो लंबाई कितनी हो गई, सॉरी एल स्क्वायर 625 हो गया और एल जो हो गया 625 का वर्गमूल जो कि 25 मीटर होगा। और अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी होती या है तो सीधा 25 लिखना है। ये वो स्थिति है कि जब मान लिया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपके नहीं लगती है तो उसके लिए आपको समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को हल करते हुए 25 निकालना है। तो चलिए वैल्यूज की बात करता हूं। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7। और जैसा मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि शंकु वाले प्रश्नों को हल करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि देखो प्रश्न ने आर और एच दिया लेकिन फॉर्मूले मुझे एल की जरूरत है। तो एल निकालना पड़ा मुझे 25 से गुणा करते हुए। चलिए 7 से 7 काट लेते हैं और गुणा करने पर 25 दूना 50 हासिल 5, 50 और 5 55। इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। लेकिन अब देखिए बेसिकली है क्या, ये क्षेत्रफल है ना, और क्षेत्रफल में कपड़ा 550 वर्ग मीटर चाहिए। अब उस कपड़े की चौड़ाई अगर 4 मीटर तो लंबाई कितनी है ना। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आया, कपड़े की चौड़ाई या कपड़े की लंबाई चाहिए। तो कपड़े की लंबाई बराबर कुल क्षेत्रफल जो कपड़े का निकला है उसमें क्या करेंगे आप, कपड़े की लंबाई के लिए कुल क्षेत्रफल में कपड़े की चौड़ाई का भाग दे देंगे। कपड़े की चौड़ाई, चलिए देखें कुल क्षेत्रफल कितना है, पता लगा 550 मीटर स्क्वायर है। और कपड़े की चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, कपड़े की चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है, 4 का भाग। चलिए इसके अंदर भाग लगाते हैं, 4 एकम 4। ठीक है, 1 बच गया, 4 तिया 12, 3 बच गया, 4 सत्ता 28, 2 बच गया, पॉइंट लगाने पर 20 हो गया है ना, 4 पंजा 20, यानी 137.5 मीटर। ये आपके कपड़े की बात हो गई है सर। कोई कंफ्यूजन है सर, है ना। आप चाहो तो पहले इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हैं और 2 के पहाड़े से काटने के बाद फिर 2 का भाग दे सकते हैं, और नहीं तो सीधा 4 का भाग। जब आप इसको देखेंगे 4 पंजा 20 हासिल लगा 2, 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 12 और 3 15, 1 4 और 1 5। ठीक है, तो 137.5 मीटर कपड़े की लंबाई होगी। तो बात समझ में आ गई। यानी कुल मिलाकर के पहले एल निकालना, सतह से संबंधित प्रश्न था इसलिए आपको क्षेत्रफल निकालना,
क्षेत्रफल में भी केवल वृत्ताकार भाग शामिल नहीं है, इसलिए केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना और कपड़े की लंबाई के लिए चौड़ाई का जो माप आपके पास में है उसका क्षेत्रफल में भाग दे देना, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न। धातु के एक बेलन के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, देखिए यानी बेस रेडियस की बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है ना। द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, हाइट है। यदि 100 घन सेंटीमीटर धातु का भार 24 ग्राम हो तो बेलन का भार ज्ञात कीजिए। देखिए सर, अब इस प्रश्न के अंदर भी वापस दिमाग का बल्ब लगना चाहिए कि हमारा प्रश्न क्षेत्रफल की बात करता है या आयतन की, क्योंकि न क्षेत्रफल शब्द लिखा है न आयतन शब्द इस प्रश्न में लिखा है। क्या करना चाहिए सर मुझे? भार संबंधी प्रश्न है और भार संबंधी प्रश्न का मतलब है आयतन का प्रश्न है। ये हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से डिस्कस कर लिया था। तो चलिए यहां पर मैं आयतन की बात करूंगा और बेलन की बात कर रहा हूं, तो बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला है। चलिए वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया त्रिज्या 10-10 और एच ऊंचाई का मान हो गया 21। क्लियर हो गया सर? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 10 गुणा 10 गुणा 21, 7 के पहाड़े से 21 को काट लेता हूं 3 बार और 22 का 3 से गुणा 66 के पीछे 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है घन सेंटीमीटर की बात हो गई। अब भार की बात कर रहा है और प्रश्न कह रहा है 100 घन सेंटीमीटर का भार 24 ग्राम है। तो अब अपने प्रश्न का आंसर के ऊपर आता हूं मैं। हमें भार चाहिए, तो जो अपना आयतन आया, क्योंकि प्रश्न हमारा आयतन का था इसलिए आयतन निकालना पड़ा मुझे, और उसके बाद जो भार है उसका मैं गुणा करूंगा। प्रश्न कहता है 24 ग्राम भार है, तो इसलिए मैं 24 से गुणा करूंगा, लेकिन कितने का है? 100 घन सेंटीमीटर का है, इसलिए मुझे 100 का भाग भी देना पड़ेगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, गुणा करने पर 24 का 6 से गुणा, 24 6 144, हासिल लग गया 14, 24 6 144 और 14 158। ठीक है, इतना ग्राम हुआ सर ये, क्योंकि भार जो है ग्राम में दिया है, इसलिए आपका परिणाम किस में आया? ग्राम के अंदर आया। चलिए जल्दी से वापस रिपीट कर लेता हूं। देखिए न क्षेत्रफल है न आयतन है, लेकिन भार शब्द का प्रयोग हो रहा है और भार संबंधी प्रश्न हमारे आयतन के हैं। आयतन किसका? बेलन का। फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच का मान रखते हुए गणना कर ली 6600, लेकिन उत्तर आया घन सेंटीमीटर में। अब मुझे भार चाहिए तो 6600 को दिए गए भार से गुणा करना है। 24 ग्राम 100 घन सेंटीमीटर के लिए, तो 24/100 काट दिया, 1584 ग्राम में उत्तर आया। आपके दिमाग में है कि भी 1000 ग्राम जो है 1 किलो के बराबर होता है। तो जब आपका आंकड़ा 1000 से बाहर निकल जाए तो मुझे क्या करना होगा? इसमें 1000 का भाग देना चाहिए। जब भार 1000 से बाहर निकल जाए तो 1000 का भाग दिया तो 3 अंकों के बाद दशमलव, 1.584 कितना हो गया सर? ये किलोग्राम। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। ठीक है सर? चलिए भाई, ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लकड़ी के ढक्कनदार संदूक की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ अ वुडन बॉक्स इज 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस आपके पास में, अंदर से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 80, 50 और 35 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न कह रहा है 100 घन सेंटीमीटर लकड़ी का भार 21 ग्राम है, तो संदूक का भार कितना है? फिर से आपका प्रश्न किसका आया सर? भार संबंधी आपका प्रश्न बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको करना चाहिए, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए संदूक है, ढक्कनदार है, ठीक है, इस प्रकार से आपका एक कोई संदूक है सर, ऐसा। अब इसकी लकड़ी की मोटाई भी है, तो मैंने ऐसी एक मोटाई लेते हुए एक और फ्रेम बना देता हूं मैं इसके लिए। ठीक है, ऐसा फ्रेम बना दिया। आपके जानकारी में ऐसा ऐसा हो गया सर, ये ऐसा ऐसा, यहां पर ये इस प्रकार से देख लेना आप, है ना, ये हो गया सर। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या चाहिए सर? भार कहां होगा? भार तो लकड़ी में होगा, और संदूक है अंदर से खोखला होगा, तो मुझे इस लकड़ी के लिए बात करनी है प्रश्न की। और कैसे बात करनी है सर? आपके दिमाग में आएगा कि अंदर वाला जो आयतन होगा और उसमें से यह बाहर वाला आयतन हमको क्या करना होगा? बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाना होगा, तभी तो ये लकड़ी की बात आएगी। वापस ध्यान दीजिए, जब संदूक आपने देख लिया, अब संदूक होगा 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। अब आपका प्रश्न जो कहता है अंदर से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 80, 50 और 35 है और लकड़ी की मोटाई 2.5 है, तो उसके आधार पर हमको करना क्या होगा? बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन को घटा देना, ताकि वो लकड़ी का आयतन हमको प्राप्त हो जाए।
तो मैं डायग्राम से उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें जो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है सर, तो चलो देखते हैं। यहां पर आयतन की बात सबसे पहले करेंगे, और ये आयतन किसका है? आयतन है हमारा लकड़ी का आयतन है। ठीक है, लकड़ी का आयतन। देखिए, बाहरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन है, यानी बाहर के आयतन में से आप अंदर के आयतन को घटाना चाहेंगे। और मेरे पास जो माप है, चाहे घनाभ है, अंदर का आयतन है चाहे बाहर का आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला है। और अंदर के माप मेरे पास में है 80 है, 50 है और 35 है। अब मुझे तो बाहर के माप क्या होंगे? अगर अंदर के माप ये हैं तो 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का मतलब क्या है? 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की दीवार भी है और राइट की दीवार भी है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा पेंदा भी है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा ढक्कन भी है। तो बाहर का जो माप होंगे, बाहर की लंबाई बाहर की चौड़ाई के लिए आपको क्या करना होगा? डबल डबल जोड़ना पड़ेगा। और जब डबल जोड़ा जाएगा तो देखिए क्या स्थिति रही। 80 में 5 जोड़ना तो 85, 50 में 5 जोड़ना तो 55, 35 में 5 जोड़ना तो 40। उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आ गया होगा कि भाई बाहर में से अंदर के आयतन को आपको घटाना होगा। ठीक है ना, 80, 50, 35 अंदर का माप है और बाहर के लिए 5, 5, 5 एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो 85, 55 और 40 हो गया। चलिए सर, अब गुणा करते हैं। तो अब मैं गुणा कर देता हूं सर मेरे हिसाब से ना। यहां तो 40 है, पहला काम 55 का पीछे से गुणा कर लेता हूं। ठीक है ना, 55 25 हाथ से लग गया 2, 5 8 40 और 55 25, 40 और 25 हो गया 65 और हासिल का 2, 65 और 2 हो जाएगा 67, हासिल लगा 6, 8 पंजा 40 और 6 46। कैलकुलेशन आप अपने स्तर पर भी जरूर करते रहे सर, है ना। और जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 0, 4 पंजा 20 हासिल लगा 2, 28 और 2 30 हासिल 3, 24 और 3 27 हासिल 2, 16 और 2 18, इतना हो जाएगा सर 1,87,000। ठीक है ना। और दूसरे तरीके से करें तो 4 पंजा 20 का 0 हो गया, 2 0 हो गया, हासिल 2, 4 पंजा 20 और 2 हो जाएगा 22, और 22 का गुणा कर रहा हूँ, 22 पंजा 110 का 0 हासिल 11, 22 8 176 और 11, 176 और 10 186 187, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है सर। ठीक है ना, मैंने दो अलग अलग तरीकों से इसको चेक भी कर लिया। और इधर जब करेंगे आप कैलकुलेशन तो देखिए क्या पोजीशन बन रही है हमारी। यहां पर जब गुणा करेंगे तो 1 2 0 तो मेरे पास में है, 8 और 5 का गुणा 40 का एक तीसरा 0 हो गया, 4 का गुणा कर रहा हूं तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 35 का 5 से गुणा 175, 2 0 है, 8 और 5 40 हासिल लगा 4, 56 4 60 हासिल 6 और 8 और 6 14। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा जो रिजल्ट रहा, भाई दिमाग में आना चाहिए कि बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन हम लोग घटा रहे हैं, और गणनाएं जैसा आप गुणा भाग करते हैं उसी क्रम के अंदर वो होनी है। वो सब गणनाएं आपको आती है, आप अपने स्तर पर इस कैलकुलेशन कर लें, जैसी सुविधा आपकी है उस प्रकार से आप लिख करके रफ में करते हुए, चौकड़ी लगाते हुए, मौखिक करते हुए, जैसा आपको आती है ना कैलकुलेशन उस प्रकार से करें। तो चलिए इसको घटाता हूं मैं, 3 जीरो के 3 जीरो लग जाएंगे, 7 में से 0 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब ये लकड़ी का क्या हो गया? आयतन आपके पास में हो गया। तो बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन को घटा दिया हम लोगों ने। अब अपने प्रश्न का आंसर क्या हुआ? भाई संदूक के भार की बात कर रहे हैं, तो जो परिणाम आपके पास में आया 47,000, इसको किससे गुणा कर रहे हैं? 21 ग्राम, और किससे है सर? 100। तो 21 ग्राम है तो 21 से गुणा करते हुए, और 100 घन सेंटीमीटर का है, इस कारण से 100 का भाग लगाते हुए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और गुणा करने पर 0, 21 का 7 से गुणा 21 7 147 हाथ से लगा 14, 21 चौक 84 और 4 88 और 10 कितना हो गया? 98। इतना ग्राम ये आपके रिजल्ट हुआ। ठीक है, 7 एकम 7, 4 और 14 18, हासिल 1, 8 और 1 9। ठीक है, अब चूंकि ग्राम, फिर से ध्यान देना, ये 1000 से ज्यादा निकल गया है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? इसमें 1000 का भाग देना होगा। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे 1000 का भाग, तो आपका रिजल्ट क्या बन रहा है? हमारा रिजल्ट बन रहा है 9.870 किलोग्राम। ये लकड़ी का भार हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें संदूक का भार हो जाएगा, क्यों बाकी तो संदूक खोखला है, जो भार रहेगा वो केवल और केवल लकड़ी का ही भार रहने वाला है। तो 9.870 किलोग्राम आपके प्रश्न का आंसर। चलें अगला प्रश्न देखते हैं सर। हमारा प्रश्न है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। देखिए त्रिज्या यानी रेडियस, ऊंचाई यानी हाइट, उसका अनुपात 5:7 है। गौर करो भाई, जब आपको दिया है वहीं से आपको स्टार्ट करना होता है।
प्रश्न हमें दे देता है त्रिज्या यानी r, ऊंचाई यानी हाइट h, उसका अनुपात 5:7। और हमने पहले भी डिस्कस किया, और फिर से बात कर रहा हूं कि जब भी 5:7 या 3:2 अनुपात होता है तो उस अनुपात के साथ में x लेते हुए हम त्रिज्या को, ऊंचाई को, लंबाई चौड़ाई को मानते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए माना त्रिज्या r कितनी हो गई सर, r हो गई 5x, ऊंचाई कितनी हो गई 7 के अनुसार 7x। तो अनुपात के अंकों के साथ में x लगाते हुए त्रिज्या और ऊंचाई आपके द्वारा मान ली गई। अब जो चीज आपको दे रखी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे हम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीधा सरल सा गणित है सर, जो आपको दिया है वहां से आपको स्टार्ट करना होता है। ठीक है ना, जो दिया है, जो आपके पास में उपलब्धता है, वहीं से शुरुआत होगी है। अब ये अलग बात है कि हम उस वक्र पृष्ठ को धीरे धीरे आयतन की तरफ ले जाने वाले हैं। ठीक है, वो एक अलग मैटर है। जैसे मान लिया मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है और मुझे अच्छा लगता है, और जब मैं समझाता हूँ तो लगभग एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जो दिया है वहां से शुरुआत किस प्रकार से। मान लिया आपके पास में जो है बाजरा है, बाजरा जानते हो ना सर, गेहूं, जौ, चने, ठीक है ना, मक्का, इस वाला बाजरा आपके पास में। और मैंने आपको बाजरा दे दिया और मैंने कहा आपसे कि भाई मुझे गेहूं की रोटी बनाकर खिलाओ। क्या दिया सर, टास्क है बाजरा मैंने आपको दे दिया और मुझे चाहिए गेहूं की रोटी। अब कैसे बनाओगे सर उस बाजरे के द्वारा, और ऑप्शन तो वही है मेरे पास में कि जो दिया है वहीं से शुरुआत होने वाली है, जो बाजरा दिया है वहीं से मैं बात करने वाला हूं, और बाजरे के देकर के मैं आपसे कहता हूं गेहूं की रोटी मुझे बना दो। तो अब आप क्या कर सकते हैं सर, भाई जो भी मैंने बाजरा आपको दिया है, देखिए उसको गेहूं में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक गेहूं में कन्वर्ट नहीं होगा बाजरा, भाई आप अपनी रोटी नहीं बना सकते बाजरे की। तो अब स्थिति क्या होगी कि जो बाजरा होगा भाई आप जो है इसको मार्केट में ले जाकर के बेच सकते हैं, और बाजरे को बेच करके आप पैसा ले सकते हैं, रुपया प्राप्त कर सकते हैं। उस रुपए से आप गेहूं को खरीद सकते हैं, पिसवा सकते हैं, आटा बना और रोटी बनाई और रोटी खिलाई और खाई। बात समझ में आ गई ना। तो जो दिया है वही आपका टास्क है, बाकी गेहूं देकर के गेहूं की रोटी तो सब कुछ बना देंगे। भाई बाजरे से गेहूं की रोटी, तो बाजरे को आप गेहूं में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो, भाई उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई लिंक होने वाला है। तो वही चीज यहां पर बात करने वाला हूं, वक्र पृष्ठ देकर के आयतन की बात करने वाला है। तो जो वक्र पृष्ठ आपके पास में है मैं उसकी बात करने वाला हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3520। अब मुझे बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम गणित की भाषा में क्या कहने वाले हैं। बेलन शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे गणित की भाषा में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है 2πRh बराबर 3520। ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करता हूं, देखो 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, आर का मान 5x लिखा जाएगा, h का मान 7x लिखा जाएगा, 3520। चलो इसको हल करते हैं, 7 के पहाड़े से 7 कट गया सर। ठीक है, अब देखो गुणा कर रहा हूं, ये x है और यहां पर भी x है, तो इस x और x का गुणा x² के रूप में हुआ। ठीक है, बाकी सभी का पक्षांतरण कर रहा हूं, भाई x का गुणा x², बाकी जो है ये 2 है, 22 है और 5 का भाग चला गया। अब देखो इसमें हुआ क्या, नीचे की ओर 2 और 5 का गुणा कितना होता है, 2 और 5 का गुणा 10 है, यानी 10 का ये 0 से 10 का 0 कट गया सर। अब 22 का भाग मुझे लगाना है, तो 22 का भाग लगा रहा हूं, 22 एकम 22, पीछे रह गया सर 13, 13 के पीछे 2 132, 22 6 132। और जब मैं कह रहा हूं कि x² आपका 16 है, तो यहां से वर्गमूल करने पर x कितना है 4, और जब x 4 का मान आ गया तो इसके माध्यम से हम अपनी त्रिज्या को और अपनी ऊंचाई को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए त्रिज्या क्या है 5x बराबर 5 गुणा 4 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई का अभिप्राय यहां पर प्रश्न में 7x, 7 गुणा x का मान 4, 7 और 4 का गुणा कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मेरे पास में आ गई, और जब दोनों चीजें आ गई तो क्या हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए अपने प्रश्न के उत्तर की बात कर रहा हूं, मैं आयतन की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम। और चूंकि बेलन के आयतन की बात है, हमारा फॉर्मूला है बेलन का आयतन गणित की भाषा πr²h। वैल्यूज को पुटअप करते हैं, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 20 है लेकिन r² होने के कारण 20 को 2 बार लिखना और h ऊंचाई को 28 लिखना। चलो देखते हैं, 7 का पहाड़ा 28 आपका हो गया सर 4, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 2 0 तो मेरे पास में दिख रहे हैं, 20 और इसके पीछे वाले, 4 का 2 से गुणा 8 और 8 का 2 से गुणा 16, 16 का 22 से गुणा कर रहा हूं, 16 दूना 32, हाथ से लगा 3, 32 और 3 35,
तो 35,200 आयतन है, इसलिए घन सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया सर। ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 चौक 16, 22 छंग 132, हासिल लग गया 13, 22 और 13 35,200 घन सेंटीमीटर आपका उत्तर है। तो ध्यान करें सर, जो चीज दे रखी है और विशेष रूप से जहां अनुपात है, अनुपात के अंकों के पीछे आपको x लगा देना है और x लगाते हुए आपको त्रिज्या और ऊंचाई को पहला काम मानना है। जो दिया है उसके फॉर्मूले के साथ में हमारी शुरुआत करनी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2πRh, RH का मान निकालते हुए हमारा जो टारगेट है x को प्राप्त करना, और जब x हमारे पास में आ गया तो इसका मतलब x के मान का 5 से और x के मान का 7 से गुणा करते हुए त्रिज्या और ऊंचाई आपके पास में आ गई, और उसके बाद में आयतन का फॉर्मूला लगाते हुए हम अपने प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए सर, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 4 और 2 है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया, फिर से जब अनुपात दे दिया, इस बार घनाभ की बात कर ली है, तो इसके साथ में मुझे x लगाते हुए मानना पड़ेगा। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, हमारा प्रश्न कहता है 5:4:2। तो मुझे यहां से मानना पड़ेगा सर, और क्या मानना पड़ेगा? लंबाई 5 के अनुसार 5x, चौड़ाई 4 के लिए 4x और ऊंचाई 2 के लिए 2x। इस प्रकार से हमने लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को 5, 4 और 2 के पीछे x लगाते हुए मान लिया। अब जो दिया है वहां से शुरुआत करनी है। मुझे दे रखा है घनाभ का आयतन 8640। ठीक है, तो देखिए आयतन हमें दे रखा है 8640 के रूप में। आयतन का मतलब, हमारे आयतन का फॉर्मूला गणित की भाषा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा दे रखा है 8640। वैल्यूज को रखते हैं। लंबाई के लिए 5x, चौड़ाई के लिए 4x, ऊंचाई के लिए 2x बराबर 8640। चलिए मैं इसका गुणा करता हूं। देखिए गुणा में विशेष ध्यान देना, x का x से गुणा x स्क्वायर और उसका फिर x से गुणा x क्यूब। ये तो हो गया सर गुणा x क्यूब 8640, और यहां पर 5 का 4 से गुणा 20 और 20 का 2 से गुणा 40। ऐसा मैंने कर दिया सर, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग देते हुए 4 दूना 8। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। यहां से x क्यूब हो गया हमारा 216 के बराबर, और घनमूल जब करूंगा तो x का मान प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, x क्यूब 216 और घनमूल करने पर x का मान। अब देखो 216 के जब टुकड़े करने वाले हम लोग, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? चलो मैं एक बार पहले लिख देता हूं यहां भाई x क्यूब। वैसे तो दिमाग में होना चाहिए कि 6 का क्यूब 216 है, तो 216 का घनमूल 6 होता है। हम लोग सीधा ऐसा सोच सकते हैं घनमूल के माध्यम से, भाई 6 का क्यूब 216, तो 216 का घनमूल क्या है? 6। और नहीं तो क्या करना है? इसमें गुणनखंड करना है, और जब गुणनखंड करेंगे तो 2 3 बार होगा और 3 भी 3 बार होगा। वर्गमूल करते समय 2 संख्याओं के समूह बनते हैं, और घनमूल करते समय एक जैसी 3 संख्याओं के समूह बनते हैं। तो घनमूल करने पर x इन 3 के जोड़ों में से एक 2 आएगा, और इन 3 के समूह में से एक 3 आएगा, तो कुल मिलाकर के x का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब x का मान 6 हो गया तो बताइए लंबाई कितनी हो गई? 5x, 5 गुणा 6, लंबाई 30 हो जाएगी सेंटीमीटर में। चौड़ाई कितनी है? 4x, 4 गुणा 6, 24 सेंटीमीटर ये हो गई। और ऊंचाई कितनी है? पता लगा 2x बराबर 2 गुणा 6, 12 सेंटीमीटर। तो ये चीज हो गई सर आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब आपका प्रश्न क्या कहता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले फॉर्मूले की बात करने वाला हूं। फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ की बात हो रही है, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये परिणाम है। चलो इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। 2 लंबाई और चौड़ाई का गुणा 30 और 24 का गुणा है। चौड़ाई ऊंचाई का मतलब है 24 12 का गुणा है, और ऊंचाई लंबाई का मतलब यहां पर 12 और 30 का गुणा है। ठीक है, चलो तो वैल्यूज हो गई हमारी, ये रहा सर 2। 30 और 24 का गुणा, 24 तिया 72, 720। 24 और 12 का गुणा, ये हो जाएगा आपका 288, और 12 और 30 का गुणा 360। जोड़ लेते हैं,
इकाई का अंक 8 हो गया, दहाई का अंक 2 और 8 10 और 6 16 का 6 हो गया हासिल 1, सैकड़े का अंक हासिल का 1 और 3 4 और 2 6 और 7 13, और जब मैं गुणा करूंगा तो 2 8 16 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2736 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का क्या रहा सर, फाइनल अपना उत्तर हो गया। ठीक है जी, तो चलिए समझ में आ गया ना प्रश्न अपना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात, उनके साथ में जो संख्याएं थी 5 4 और 2, उनके साथ में x लगाते हुए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को माना गया। जो चीज दी है आयतन, उसका हमारा गणित के भाषा के अंदर फॉर्मूला LBH, क्योंकि घनाभ है, और वहां से विशेष ध्यान रखना x x 2 बार होने पर गुणा अगर करते हैं तो x स्क्वायर है, 3 बार गुणा करने पर x क्यूब है, x क्यूब का मान 216 बना, घनमूल करते हुए x का मान 6, x के मान 6 का 5 से गुणा करने पर लंबाई, 4 से गुणा करने पर चौड़ाई और 2 से गुणा करने पर ऊंचाई निकल करके आई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है आपका 2LB + BH + HL, और यहां पर वैल्यूज को रख दिया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, और अपने प्रश्न का आंसर है 2736 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे। एक बार और ध्यान रखना, रिवीजन आप जरूर करेंगे, और बाकी जो है अगली क्लास के अंदर फिर से मुलाकात करते हुए कुछ और नए प्रकार के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।